हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। एक बार फिर से आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट और सी टेट के लिए सीडीपी। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है पावलोव का अधिगम सिद्धांत, जिसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर शास्त्र अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इससे रिलेटेड हमने 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जरूर इसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको ये सभी क्वेश्चन को एक डायरी पे, एक नोटबुक पे नोट कर लेना है, ताकि आप लास्ट टाइम इसका रिवीजन कर सकें। और आपको आंसर को कमेंट करके भी बताना है और आपको ये भी बताना है कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने ऊपर भी बताया था तीनों नाम इसके। तो पावलोव का जो सिद्धांत है किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है: क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्ट सिद्धांत या फिर प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद में आपको सेकंड का आंसर देना है, जिसमें लिखा है पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे, यानी कि ये किस देश को बिलोंग करते थे, भारत, अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे या किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। पावलोव रूस को बिलोंग करते थे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है पावलोव ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया। पावलोव ने जो प्रयोग किया था अपने सिद्धांत के लिए, किस पशु पर किया था? बिल्ली, कुत्ता, बंदर या फिर घोड़ा। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। पावलोव ने अपना सिद्धांत कुत्ता पर किया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? अनुकरण, अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या फिर परिपक्वता। तो पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधन, क्योंकि इसका नाम ही है शास्त्र अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, सीखी हुई अनुक्रिया या फिर कृत्रिम अनुक्रिया। यानी कि जब भोजन को कुत्ता देखता है तो मुंह में जो लार आती है, तो कौन सी ये क्रिया है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि जब कुत्ता भोजन को देखेगा तो भोजन को देखना है स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज क्या थी? अनुकूलित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक या फिर कृत्रिम उद्दीपक। जो भी आंसर इसका सही हो आपको कमेंट करके बताना है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ उद्दीपक। घंटी का बजना एक तटस्थ उद्दीपक होता है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है भोजन पावलोव के प्रयोग में क्या था? यानी कि पावलोव ने जब अपना प्रयोग किया था उसमें भोजन क्या था? तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुकूलित उद्दीपक या फिर द्वितीयक उद्दीपक। तो यहाँ पर भोजन की बात हो रही है। भी ऊपर क्वेश्चन में भी ये पूछा गया। तो भोजन जो है वह स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि नेचुरल, क्योंकि भोजन को देखकर तो लार आएगी ही, चाहे कुत्ता हो या कोई भी इंसान हो। तो इसको स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? यानी कि घंटी सुनकर स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित, जन्मजात या फिर सहज अनुक्रिया। यानी कि यहाँ ऊपर भोजन में पूछा गया था, भोजन से यहाँ पर घंटी सुनकर जब लार आ जाती है तो ये कैसी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया, क्योंकि घंटी बजकर हमेशा लार नहीं आती है। जब भोजन को दिखाकर घंटी बजाई गई थी तो उसकी लार आई थी, उसके बाद में भोजन को हटा लिया गया था, फिर से घंटी बजाई गई थी, फिर उसके मुंह में लार आ गई थी। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया है। और भोजन को देखकर ये नेचुरल होता है, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा है पावलोव के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण, पुनर्बलन, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या फिर अंतर्दृष्ट। तो आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। यानी कि पावलोव का सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वह उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है पावलोव के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? SR थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इनसाइट लर्निंग। तो जो भी आंसर सही हो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SR थ्योरी। तो पावलोव के सिद्धांत को SR थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर में लिखा है अनुकूलित उद्दीपक का उदाहरण क्या है? अनुकूलित उद्दीपक की बात हो रही, भोजन, घंटी, पानी या फिर दूध।
भोजन, घंटी, पानी या फिर दूध। इन दोनों में से, चारों में से जो ऑप्शन सही हो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घंटी, क्योंकि घंटी एक अनुकूलित उद्दीपक होती है। भोजन कैसा होता है, वो स्वाभाविक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना किसके कारण होता है? अभ्यास द्वारा, उद्दीपकों के साहचर्य द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा, अनुकरण द्वारा। तो शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपकों के साहचर्य द्वारा। जो उद्दीपक होते हैं, जो उसका साहचर्य होता है, यानी कि उसका जो सहभाग होता है, उसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 13 नंबर में लिखा है पावलाव का प्रयोग मुख्यतः किससे संबंधित है? स्मृति, अधिगम, बुद्धि या फिर व्यक्तित्व। तो चार ऑप्शन है, पावलाव का प्रयोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। पावलाव का ये प्रयोग अधिगम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है पावलाव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? मनोविज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा या फिर रसायन विज्ञान। तो जो भी आंसर है आपको कमेंट करके बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा। तो शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको। 15 नंबर में लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग शिक्षा के लिए उपयोगी है। शास्त्रीय अनुबंध का प्रयोग शिक्षा के लिए उपयोगी, किस शिक्षा के लिए उपयोगी ये पूछ रहा है? आदत निर्माण, परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन या फिर पाठ्यक्रम निर्माण। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदत निर्माण। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है भय, प्रेम एवं घृणा संवेगों को समझाने में कौन सा सिद्धांत सहायक? चार ऑप्शन है, गेस्टवाल सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयत्न एवं त्रुटि, सामाजिक अधिगम। यानी कि भय, प्रेम एवं घृणा जैसे संवेगों को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। 17 में लिखा है अनुबंधन की प्रक्रिया में बार बार प्रस्तुति को क्या कहते हैं? यानी कि जो अनुबंधन की प्रक्रिया होती है, जो बार बार प्रस्तुति होती है, इसको क्या कहते हैं? पुनर्बलन, अभ्यास, साहचर्य या फिर अंतर्दृष्टि। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में बार बार जो प्रस्तुति होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहचर्य। साहचर्य इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यदि घंटी बजाने पर भोजन ना दिया जाए तो सीखी हुई प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन या फिर पुनर्बलन। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, जो भी आंसर आपको सही लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलोपन। यानी कि घंटी बजाने के बाद भोजन ना दिया जाए तो सीखी हुई प्रतिक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो इसे विलोपन बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना कहलाता है। समान उद्दीपक पर जब समान प्रतिक्रिया दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? विभेदीकरण, सामान्यीकरण, अनुकरण या फिर पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है विभिन्न उद्दीपकों में अंतर पहचानना कहलाता है। विभिन्न उद्दीपक में अंतर पहचानना, सामान्यीकरण, विलोपन, विभेदीकरण या फिर अनुबंधन। तो जब हम विभिन्न प्रकार के या अलग अलग उद्दीपकों में अंतर पहचानते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो विभेदीकरण करना, यानी कि दोनों में अंतर पहचानना, तो विभेदीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में लिखा है पावलाव के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? बुद्धि, अनुभव, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या फिर प्रेरणा। तो अधिगम का आधार हमें बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना मुख्यतः किस स्तर पर होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना चेतन, अचेतन, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचेतन। 23 में लिखा है पावलाव का सिद्धांत किस मनोविज्ञान संप्रदाय से संबंधित है? पावलाव का सिद्धांत किस मनोविज्ञान संप्रदाय से संबंधित है? व्यवहारवाद, मानववाद, मनोविश्लेषण या फिर गेस्टाल्टवाद। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि ये किस संप्रदाय, यानी कि पावलाव किस संप्रदाय से संबंधित थे। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। यानी कि पावलाव व्यवहारवाद से संबंधित थे। 24 में लिखा है घंटी और भोजन के बार बार संबंध से घंटी क्या बन जाती है? यानी कि घंटी और भोजन के जब बार बार संबंध किया जाता है तो क्या बन जाती है? तटस्थ उद्दीपक, अनुकूलित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक या फिर प्राथमिक उद्दीपक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलित उद्दीपक। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पावलाव के सिद्धांत में भोजन देखकर लार आना किसका उदाहरण है? अनुकूलित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, विभेदीकरण या फिर विलोपन। तो पावलाव के सिद्धांत में जब भोजन देखकर लार आ जाता है तो ये किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके पास है, आपको कमेंट करके बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया। जो भोजन देख के लार आती है तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। शास्त्रीय अनुबंधन का उपयोग किसमें किया जाता है? व्यवहार संशोधन, कृषि, भूगोल या अर्थशास्त्र। तो शास्त्रीय अनुबंधन का उपयोग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार संशोधन। 27 नंबर में लिखा है पावलाव के सिद्धांत में उद्दीपक का क्या अर्थ होता है? प्रतिक्रिया, प्रेरणा, उत्तेजना देने वाला कारक या फिर स्मृति। तो पावलाव के सिद्धांत में उद्दीपक का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना देने वाला कारक। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पावलाव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर बल देता है? प्रत्यक्ष व्यवहार, मानसिक व्यवहार, कल्पनात्मक व्यवहार या फिर रचनात्मक व्यवहार। तो पावलाव का सिद्धांत किस व्यवहार पर बल देता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको कमेंट करके बताना है। जैसे सब लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन में प्रतिक्रिया किसके बाद उत्पन्न होती है? उद्दीपक, प्रेरणा, बुद्धि या फिर स्मृति। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन में प्रतिक्रिया किसके बाद उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन लिखने लगा यूपिटर सीटेट में पावलाव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर सामाजिक अधिगम। तो पावलाव से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय अनुबंधन। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर हमने पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सीडीपी के इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम सभी वीडियो में 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर आए हैं, आपको आई बटन पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।